बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी शो। मैं हूं आपका मेज़बान रियाज़ गुल। नाज़रीन, एवरी ट्यूसडे 6 to 7 PM मैं लेके आता हूं लीगल शो, जिसमें मैं आपकी लाइव फ़ोन कॉल लेता हूं और शेयर करता हूं इमिग्रेशन लॉ एंड ह्यूमन राइट्स। नाज़रीन, अगर इमिग्रेशन से जुड़ा आपको मसला हो तो आप भी कॉल के अपना सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आपका मैटर कोर्ट में या होम ऑफिस में या आपको कोई डिटेल एडवाइस चाहिए तो फिर प्लीज़ आप बेहतर होगा कि आप हमें ईमेल करें या फिर आके फ़िज़िकली हमसे कांटेक्ट करें, ताकि तमाम पेपर को या डॉक्यूमेंट्स को देखते हुए एक बेहतर एडवाइस कर सकें। जो लोग हमें सोशल मीडिया पे फॉलो करते हैं उनका शुक्रिया। ये प्रोग्राम जो है वो वीनस टीवी की तरफ से एक अच्छा इनिशिएटिव है। इसमें सारे हम लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं जस्ट फॉर द कम्युनिटी की वेलफेयर के लिए। और इस प्रोग्राम क्योंकि लाइव होता है, टाइम शॉर्ट होता है, फिर तमाम जो कॉलर्स हैं, व्यूवर्स से हमारी रिक्वेस्ट होती है कि जब आप कॉल करें अपना सवाल को मुख्तर रखें ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा कॉल ले सकें। तो कुछ आज काफ़ी लोग ऑलरेडी क्यू में हैं, तो लेते हैं पहले कॉल्स, फिर डिस्कस करेंगे। तो आज की फ़र्स्ट कॉल की तरफ जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम रियाज भाई, ठीक है। जी अल्लाह का शुक्र, वालेकुम सलाम जी। रियाज भाई, मेरा सवाल ये है कि हमारा 7 ईयर बेस पे हुआ था एक्सटेंशन, हमारी जो है ना वो फी वेवर हमारा एक्सेप्ट हुआ था, ठीक है। ठीक। तो अभी हमारी फिंगरप्रिंट होनी है फ्राइडे को, लंदन राइट। में हमें जाना है, मैं वाइफ और बेटे ने। तो मैंने ठीक। पूछना था कि हमारी जो एप्लीकेशन हुई थी ना वो अक्टूबर के फर्स्ट वीक हुई थी, जो हमने सबमिट की थी फी वेवर के साथ। हम्म। तो अभी हमारा परसों जाना है, यानी फ्राइडे को हमने जाना है। तो उसके बाद कितना टाइम लेता है, फिंगरप्रिंट के बाद केस को टाइम लगता है, ये मैंने पूछना था। और मैंने ये पूछना था कि हमारे पहले जो ना पब्लिक फंड हमारे हमें अलाउ थे, तो हमारे जो है ज़्यादा फी भी मैंने बताया कि हुआ है, तो उसी तरह हमारे कार्ड आएंगे जो नए बीआरसी कार्ड विद पब्लिक फंड के साथ, और हमारा टाइम कितना लगेगा, ये मैंने पूछना था अब कि आपकी जो हमारे फिंगरप्रिंट होने के। बायोमेट्रिक हैं वो आपके फ़ीस वेवर के लिए हैं या आपकी मेन एप्लीकेशन के लिए हैं? मेन एप्लीकेशन के लिए है, फी वेवर तो हमारी अप्रूव हो गया हुआ है। ठीक ठीक ठीक। ओके मेरे भाई, थैंक यू, आपके शुक्रिया। देखें, जो नॉर्मल एप्लीकेशंस हैं अंडर द इमिग्रेशन रूल्स, होम ऑफिस की पॉलिसी ये है कि वो 6 मंथ के अंदर डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक प्रोविज़न बता रहे हैं कि 95% जो केसेस हैं वो हम विद इन 6 मंथ डिसाइड कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली 5% केसेस जो मतलब वन ऑफ या लगा ले 1 of the 20, वो एक केस है कि शायद उससे लॉन्गर भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट केसेस मैंने देखा है ये 3 से 4 माह में डिसाइड हो रहे हैं। अगर आप मुझे जनरल पूछते हो कि भाई ये अक्टूबर से लेकर टाइम क्या लगेगा, बेसिकली जो है वो एप्लीकेशन से लगा लें या बायोमेट्रिक से लगा लें, ये नॉर्मली 6 मंथ एवरेज आपको केस को डिसाइड होने में लग रहे हैं। पहला सवाल तो ये कि टाइम है, टाइम 6 मंथ उनकी पॉलिसी है, लेकिन इसमें कोई पेट रूल्स नहीं है, कोई मतलब स्टिक नहीं है कि यस ये 90 डेज़ में आपको डिसीजन आना ही आना है या 28 दिन से पहले नहीं आएगा, ये भी कोई ऐसा प्रिंसिपल नहीं है। पॉसिबल है टुमारो आ जाए और या फिर आपको 6 माह के अंदर आ जाए। जो सेकंड सवाल था कि आपको ऑलरेडी पब्लिक फ़ंड अलाउ हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपकी जो कंटिन्यूटी जो भी आपके सर्कमस्टांसेस की है वो कैरी ऑन रहेगी अप टू द आपकी एप्लीकेशन पेंडिंग है या इंशाल्लाह जब डिसाइड होएगा। तो जो आपको बेनिफिट मिल रहे हैं, मुझे बिलीव है कि अगर आपकी फ़ीस वेवर एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई थी, क्योंकि जब फ़ी वेवर एप्लीकेशन करते हो तब तमाम अपने फाइनेंशियल सर्कमस्टांसेस जो आपकी इनकमिंग होती है या आपकी आउटगोइंग होती है, इनको तमाम आप उनको डिस्क्लोज़ करते हो, ताकि उनको व्यू करते हुए ये इस मतलब पॉइंट पे पहुंचते हैं जो होमोस वाले कि यस यू आर वाकई आप का राइट है या आप डिज़र्व करते हो कि आपको आपकी फ़ीस माफ़ी की जाए। और इसका मतलब ये, अगर आप फ़ीस पे नहीं कर सकते होम ऑफिस की, तो फिर आपके हालात काफ़ी फाइनेंशियल काफ़ी वीक हैं, तो मेरे ख्याल में ये ऑटोमेटिकली आपको राइट ऑफ जो पब्लिक अलाउंसेस का वो दे देंगे। लेकिन अगर एक जस्ट सेक ऑफ आर्गूमेंट के वो नहीं देते और वीज़ा को ग्रांट कर देते हैं और उसमें थे नो पब्लिक फंड, तो अगेन जैसे लास्ट टाइम किया था सेम आपके पास राइट है, चेंज ऑफ सर्कमस्टांसेस अलाउड टू द पब्लिक फंड की एप्लीकेशन करोगे और उसमें वीज़े का मैटर कोई करता नहीं है, आप अप्लाई करेंगे, वो अगर आपके हालात फाइनेंशियली वही हुए तो बिल्कुल वो आपको ग्रांट कर देंगे। पहला मुझे काफ़ी हद तक कॉन्फिडेंट हूँ कि जब आपको बेनिफिट ऑटोमेटिक वीज़े के साथ मिल जाएंगे, लेकिन अगर नहीं मिलते तो यस आप उसको दोबारा फर्दर भी अप्लाई कर सकते हैं। और सेकंड आपका सवाल टाइम का था, वो मैंने एक्सप्लेन कर दिया। आपकी कॉल का शुक्रिया। लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी।
गुल भाई मेरे दो क्वेश्चन है, प्लीज जी जरा नोट कर लीजिएगा। प्लीज़ प्लीज़। एक तो है कि मुझे 1 महीना पहले नेशनलिटी मुझे मिली है, तकरीबन 1 महीना हो गया मुझे नेशनलिटी को मिले हुए। राइट। अब मेरा क्वेश्चन यहाँ पे ये था कि जो मेरी स्टेप डॉटर है, जो मैंने अभी शादी की थी पाकिस्तान में, उनके साथ एक बेटी भी है छोटी ना, 8 साल ठीक की एज की। ठीक ठीक। तो अब मेरा यहाँ पे ये क्वेश्चन है कि क्या वो मेरी बेटी है, अडॉप्ट बेटी है, स्टेप डॉटर कह लें या अडॉप्ट कह लें, वो ब्रिटिश उसके लिए क्वालिफाई करती है? क्या उसको मैं रजिस्टर्ड करवाता हूँ या उसका कोई और प्रोसेस है? शादी कब हुई एक आपकी तो उनके साथ, मैडम के साथ? ये शादी तकरीबन मेरी जो है वीडियो कॉल पे हुई थी, और एक हो गया, लेकिन नेशनलिटी मुझे पिछले महीने मिली है। नहीं नहीं, वीडियो भी आपकी शादी हुई है, और कब हुई आपकी शादी? शादी मेरी हुई थी जी 9 अक्टूबर 20 को, 20 को, दिस लास्ट ईयर, ईयर लास्ट बिफोर। ईयर। ओके तकरीबन 1 साल 1.25 साल हो गया। ओके राइट। और जो ओके, दो चीज़ें मेरे भाई। पहली बात तो ये है कि अंडर द इमिग्रेशन रूल्स आपकी जो शादी है वो वैलिड नहीं है। आप फ़ोनिक या वीडियो के से जो निकाह करते हो या रिलीजियस मैरिज करते हो, और ऑन द बेस ऑफ द वीडियो रिलीजियस मैरिज आप अप्लाई नहीं कर सकते अंडर द इमिग्रेशन रूल्स। अगर आपने इस रिलेशनशिप को के मुताबिक आपने को स्पॉन्सर करना है, तो सबसे पहले आपको वहाँ पे फिज़िकल जाना होगा, जिस कंट्री में भी आपने शादी की है वहाँ जाके आप अपनी मैरिज रजिस्टर करवाओगे, और उसके बाद आप अपना उनके लिए एप्लीकेशन करोगे। नंबर 2, क्योंकि आप उसके बायोलॉजिकल फादर नहीं हैं, क्योंकि उनकी सेकंड मैरिज है, उनका कोई जो बच्चे का जो बायोलॉजिकल फादर है उनसे उनकी उसकी मदर की सेपरेशन हो गई या डिवोर्स हो गई, तो आपको फिर उसके से ये भी साबित करना होगा कि अब जो फुल जो इंटायर जो सोल जो गार्डियनशिप है या रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो मदर के पास है। आपको गार्डियनशिप और कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ेगा। नंबर 3 ये है कि जो उसके फादर हैं, बायोलॉजिकल फादर चाइल्ड के, उससे आपको एक कंसेंट लेना होगा कि यस ये मैं इसका बायोलॉजिकल फादर हूँ, अब मेरी वाइफ से सेपरेशन हो गई, जो मेरी डॉटर है, जो बच्चे हैं वो वाइफ के पास रहते हैं, अब उसकी सेकंड शादी हो गई और वो अब्रॉड लेके जाना चाह रही है, मुझे इस पर नो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, तो वो कंसेंट नो ऑब्जेक्शन आपको एक लेटर लेना पड़ेगा। और नंबर 3 ये है कि आपने जो बाकी तमाम डॉक्यूमेंट्स पूरे करने हैं, उससे करते हुए आप अपनी मिसेज़ का एज स्पाउस वीज़ा अप्लाई करोगे और अपने बच्चे का भी एज ए डिपेंडेंट वीज़ा अप्लाई करोगे। अब इसमें दो चीज़ें आएंगी। पहली बात तो ये है कि जो भी ब्रिटिश सिटीज़न के डिपेंडेंट की रिक्वायरमेंट होती है वो पूरी करनी है। नंबर टॉप एडिशनल टू दिस आपको ये कि आपने एक बच्चे को लेके आ रहे हो, क्योंकि ये बच्चों के हमेशा जो इंटरेस्ट हैं या मैटर्स हैं बड़े सेंसिटिवली वो कंसिडर करते हैं, तो इसलिए मेक श्योर करना कि उनके जो एडिशनल डॉक्यूमेंट्स किया उनके पास सोल गार्डियनशिप है और उसके पास उसके फादर की कंसेंट है, ये प्रूफ साथ लगाने होंगे ताकि उसको किसी किसी का प्रॉब्लम बने। इसी तरीके से उनकी जो आपने बताया कि आपसे शादी की तो उसने डिवोर्स की होगी, कोई जो डिवोर्स सर्टिफिकेट है वो साथ लगाने होंगे। इसी के से अगर आपकी जो फर्स्ट मैरिज है तो फेयर इनफ, अगर सेकंड मैरिज है तो आपकी जो फर्स्ट मैरिज हुई होगी या उसकी डिवोर्स हुई है तो वो भी साथ आपने डॉक्यूमेंट्स लगाने होंगे। और उसके बाद ये है कि जो आपका बच्चा है उसको वहाँ बैठे नहीं पासपोर्ट मिलता, अब उसको एज ए डिपेंडेंट यहाँ पे आना पड़ेगा, वाइफ को, उसके बच्चे को, आपके जो बच्चा आपने बोला उसको आप अडॉप्टेड चाइल्ड नहीं कह सकते, और आप हाँ स्टेप चाइल्ड है कि आप उसकी मदर जो है वो बायोलॉजिकल मदर है लेकिन आप उसके स्टेप फादर हो, और उसके बाद वो आपके डिपेंडेंट के तौर पे यहाँ पे आएंगी 5 साल पूरे करते हुए, यहाँ पे उसको फिर इंडेफिनिट मिलेगा और उसके बाद फिर वो नेशनलिटी अप्लाई करेंगी। बाकी तमाम चीज़ें पूरी करनी होंगी, और उसके बाद जो ये एडिशन टू चाइल्ड के मैटर्स हैं इसको डील करने के लिए ये कोर्ट का ऑर्डर और फादर की कंसेंट, और स्पेशल के बच्चे को आपके साथ कोई कोई इशू नहीं या वो आपके साथ कंफर्टेबल है, और सेकंड आप उनको स्पॉन्सर करना चाहते हैं, सपोर्ट करना चाह रहे हैं, तो ये तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे तो फिर उनकी एप्लीकेशन की जा सकती है। इस सूरत में दो चीज़ें जो बड़ी क्लैरिटी बता दूँ, तमाम कुछ लोगों का और भी कंसर्न होता है। देखिए मैंने पहले भी शायद डिस्कस किया था, जो फैमिली लॉज हैं वो जिस कंट्री में आप रहते हो उस कंट्री के फैमिली लॉज अप्लाई होते हैं अगर आपने दूसरे कंट्री में भी कोई एप्लीकेशन करनी हो तो। मैं उसकी दो एग्जांपल कर देता हूँ।
अगर कोई पर्सन वो इंडिया या पाकिस्तान में रहते हैं तो वहाँ पे जो रिलीजियस मैरिज करते हैं तो उस रिलीजियस सर्टिफिकेट के ऊपर, जैसे पाकिस्तान में निकाह अगर हो रहा है या इंडिया में कोई रिलीजियस मैरिज हो रही है, तो उस सर्टिफिकेट के ऊपर आप यूके में अपना स्पाउस वीज़ा अप्लाई कर लेते हो। जब आप यूके में आते हो, क्योंकि उस कंट्री में रिलीजियस मैरिज जो है वो एक रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, लिहाजा अगर आपका वहाँ पे निकाह या रजिस्टर सेरेमनी हुई है या सर्टिफिकेट आपके पास है, तो यूके में आके आपको अपनी शादी रजिस्टर करवाने की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती, ज़रूरत नहीं पड़ती। अब यहाँ पे रहना शुरू कर दिया, लेकिन जब अगर गॉड फॉरबिड अगर उनका आपस में रिलेशनशिप कैरी ऑन नहीं होता और उनकी डिवोर्स की पोजीशन आती है, तो अब डिवोर्स यूके लॉ के मुताबिक होगी, क्योंकि दोनों पार्टनर यूके में रह रहे हैं। लेकिन अगर यूके से वन ऑफ द पार्टनर वापस चला जाता है तो अब एक डिफरेंट सिनेरियो आता है। अब क्या होगा कि जो एप्लीकेंट जिस कंट्री में रह रहा है उस कंट्री में डिवोर्स अप्लाई करेगा। अगर सपोज़ करें निकाह हुआ आपका पाकिस्तान में, यूके में आ गए और उसके बाद आप किसी और कंट्री में जाते हो, तो इवन दुबई, तो जो दुबई में एप्लीकेंट बैठा होगा अगर वो एप्लीकेशन करेगा तो वो दुबई लॉ के मुताबिक डिवोर्स अप्लाई करेगा। अगर यूके वाला एप्लीकेंट बनेगा तो फिर यूके लॉ के मुताबिक अपनी डिवोर्स करेगा और फिर सर्विस करेगा दुबई के एड्रेस पे या फिर ऐसे ही पाकिस्तान के एड्रेस पे। तो ये 2-3 चीज़ें होती हैं, लेकिन इसे जो सबसे प्रिंसिपल है, जो बेसिक प्रिंसिपल इस सारे मैटर में, वो ये है कि जो फ़ोनिक निकाह है वो वीज़ा अप्लाई करने के लिए होम ऑफिस इस बात को एक्सेप्ट नहीं करता। आपकी कॉल का शुक्रिया लेते हैं। नेक्स्ट कॉल, जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। रियाज से मुझे आपसे एक बात पूछनी थी। मेरे नेफ्यू है जो कि कतर से पाकिस्तानी है, लेकिन उनके अब्बू की जो जॉब थी तो जॉब ने उनको स्पॉन्सर किया था, द होल फैमिली, और वो अभी यहाँ पे कतर से आया है 4 इयर्स के वीज़े पे, स्टूडेंट वीज़े के ऊपर। यहाँ मेरी सिस्टर होती हैं, उनकी बेटी के साथ अभी हमने उसकी एंगेजमेंट की है। उसका वीज़ा जो एक्सपायर्ड हो रहा है वो है 24th के मिड में। तो हम 24th कौन सा जी? लड़की है वो, सॉरी 24 मई में जी। आपकी आवाज़ मेरे भाई ब्रेक हो रही, थोड़ी सी बताना दोबारा। वीज़ा कब एक्सपायर हो रहा है जी? मैंने कहा 24 के मिड में। ओके 24 के मिड में, ठीक 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 ठीक। जी। तो सवाल क्या तो मेरे भाई? यहाँ पे रिसेप्शन थोड़ा बड़ा वीक है इस वजह से, इस एरिया में ना, तो इस वजह से आपको आवाज़ थोड़ी सी वो हो रही होगी। तो खैर मुझे आपसे कंसर्न था कि ये पूछना था बेसिकली, मेरी सिस्टर की जो छोटी बेटी है वो अभी 18 इयर्स की नहीं हुई है, लेकिन हमने एंगेजमेंट कर दी है, क्योंकि वो दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे, तो हमने उसकी एंगेजमेंट दी है। अब वो दिस ईयर सितंबर में जाके वो 18 इयर्स की होगी। ठीक। तो अब हमें अभी इसको, यानी हम चाहते हैं कि हम उसका वीज़ा होने से पहले उसके पेपर सबमिट करवा के, क्योंकि अभी उसको 20 आवर्स अलाउ, वो फुल टाइम वर्क नहीं कर सकता और वो शादी करना चाह रहा है उससे। तो अभी तो खैर वो 20 आवर्स में क्या उसको काम करके और उसको किस तरीके से रखेगा, तो हम चाहते हैं कि हम उसका जैसे वो 18 हो हम उसकी शादी करवा दें। तो उसकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो मुझे आपसे वो जो 18,600 की है, तो वो उससे भी मैं होगा किसी लड़की के थ्रू इसका होगा और वो ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा है यूके के, तो इसका क्या पूरा प्रोसीजर है, तो आप वो मुझे ज़रा डिटेल में बता दें। मेरे भाई आपकी आवाज़ काफ़ी ब्रेक हो रही है, लेकिन मैं टीवी पे सुने जो मुझे अंडरस्टैंड हुआ है मैं उस पर कोशिश करता हूँ थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर सकूँ। देखिए पहली बात तो ये है कि अंडर द यूके इमिग्रेशन लॉ या फैमिली लॉ ये कहते हैं कि आप 16 साल के बाद अगर कोई शादी करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन निकाह हो जाएगा, मैरिज जैसे हो जाएगी, लेकिन जो वीज़ा पर्पज़ के मैटर के लिए या इमिग्रेशन मैटर के लिए कम से कम जो ब्रिटिश सिटीज़न है उसकी एज 18 ईयर्स होनी चाहिए। अगर वो स्पॉन्सर करने जा रहा है तो कम से कम वो 18 प्लस होएगा, उसकी शादी होएगी, हो रही होगी, तो उसके बाद वो अपने स्पॉन्सर कर सकता है। तो पहला स्टेप तो ये है कि अभी आपको जल्दी करने की ज़रूरत नहीं है। जब आपने नीस बोली है या आपकी जो भी अजीज़ा है, जब वो 18 साल की हो जाएगी उसके बाद उनको शादी करनी चाहिए। इंगेजमेंट हो गई है, इंगेजमेंट में वीज़ा अप्लाई नहीं कर सकते। 18 साल की एज के बाद उनकी शादी जैसे करवाओगे और उसके बाद वीज़ा अप्लाई करेंगे और फिर वो यहाँ पे विद इन कंट्री यहाँ पे रहते हुए अगर उसके पास टियर 4 जो वीज़ा है वो वैलिड होगा तो वो इन टाइटल है कि विद इन कंट्री रहते हुए यहाँ पे अपना वीज़ा स्विच कर ले टियर 4 से स्पाउस वीज़े के ऊपर।
और उसके लिए जो 18,600 इनकम होनी चाहिए, दोनों की जहाँ पे रह रहे हैं, उनके पास अकोमोडेशन है, कोई बेनिफिट नहीं ले रहे, और उसके बाद ये है कि लड़के ने आइल्स का एग्ज़ाम पास करना है। तो ये मतलब मोटी मोटी चीज़ें हैं, लेकिन अभी काफ़ी टाइम पड़ा है। तो मेरे ख़्याल में सबसे पहले वेट करें अप टू द कि शी टर्न अप टू 18, और उसके बाद उनकी शादी करें कोर्ट में जाके, जो रजिस्ट्रार के सामने, और उसके बाद फिर बाकी का प्रोसेस स्टार्ट होगा। आपकी कॉल का शुक्रिया। नाज़रीन, टाइम का ब्रेक कास्ट विद अस, मिलते हैं वक्फे के बाद। वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। लेते हैं कॉल। जी फरमाइए। हेलो। अस्सलाम वालेकुम, रियाज साहब बात कर रहे हैं? जी मेरे भाई, आप लाइव हैं, बोले सवाल क्या आपका। जी जी थैंक यू। होप ठीक हो गए। मेरे बस 3 सिंपल क्वेश्चन है वीजा के बारे में। प्लीज़। एक सवाल था कि अगर मेरी वाइफ अपना लास्ट नेम ऐसे रखती है जो उनके फादर का नेम है, जो उनकी डिग्रीज और हर जगह पे यूज हुआ हुआ है, तो हम होम तो वीजा अप्लाई करते हैं, तो ये एज अ नेगेटिव तो नहीं होगा एप्लीकेशन पे? या फिर अगर वो अपना नाम चेंज कर लेती हैं तो ऑब्वियसली डिग्री पे उनका पुराना लास्ट नेम होगा और शायद मेरा होगा क्या नाम है फर्स्ट नेम एज लास्ट नेम, तो उस पर कोई मसला तो नहीं आने लगा? ठीक। और दूसरा क्वेश्चन है कि मेरे भाई की अभी शादी हुई है और मेरी पढ़ाई कर रही है 3 साल, तो ऐसा हो सकता है कि वो स्पाउस वीजे में यूके आ जाए और फिर साथ ही वापस चले जाए, 2 साल बीच में चक्कर लगता रहे उनका यूके में, ठीक। उससे कोई मसला तो नहीं होगा? तीसरा जो सिंपल है कि आइल्स जो है जो डिग्रीज के लिए यूज होता है वो हम स्पाउस वीजे के लिए यूज कर सकते हैं या नहीं? बस पहला तो आपने पूछा कि नेम के बारे में, सेकंड पूछा आपने कि आपकी भाभी स्टडी कर रही हैं और भाई आपके जानना चाहते हैं, क्या क्या सवाल आपने। जी भाई मेरा यूके सिटीजन है लेकिन भाभी मेरी पढ़ाई कर रही है पाकिस्तान में। ठीक। तो और थर्ड सवाल क्या है अगर आपका जी। उनको यूके वीजा डाल दे वो यूके का चक्कर लगा सकती है, चक्कर लगा के पाकिस्तान 2 साल रह ले, फिर मसला हो जाएगा? और व्हाट इज योर थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन जो आर्ट्स होता है एकेडमिक, वो हम स्पाउस वीजे के लिए यूज कर सकते हैं या नहीं? ठीक, नो प्रॉब्लम। ओके, पहली बात तो नाम की है। देखें, अगर शादी से पहले नाम सर नेम डिफरेंट था और अब शादी के बाद दोनों ऑप्शंस हैं। अगर आप चाहते हो तो उनका जो वीज़ा है, इनिशियल एप्लीकेशन फॉर एंटी क्लियरेंस, आप उनके जो नाम है उसी के ऊपर अप्लाई कर दें। जब वो यूके में आ जाएं तो चेंज ऑफ नेम डीड पोल बना के आप जब एक्सटेंशन अप्लाई करेंगे तो नया नाम ऑटोमेटिक चला जाएगा, कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि वहाँ पे बैठे ही अप्लाई करने से पहले चेंज करना चाहते हो, ऑफ कोर्स आपके पास राइट है। आप उनका चेंज ऑफ वहाँ पे तो सिर्फ मैरिज सर्टिफिकेट के साथ दिखाना पड़ेगा। आपका नाम चेंज होके आईडी कार्ड भी बन जाएगा, पासवर्ड बन जाएगा। और जब आप एप्लीकेशन फिल करोगे तो लिखोगे कि मेरा फर्स्ट नेम सरनेम क्या है, और बिफोर द मैरिज आपका नाम सरनेम क्या था उसे मेंशन करोगे, तो दोनों चीज़ें क्लैरिटी हो जाएंगी और दोनों चीज़ों को इस्टेब्लिश हो जाएंगी कि शादी से पहले अगर वो डिग्री की है और इसका एग्ज़ाम पास किया है, टीबी टेस्ट करवाया, तो तमाम चीज़ें वो अगर पुराने नाम से भी हैं तो तब भी वो एक्सेप्टेबल हैं। और आपने नाम चेंज कर लिया आफ्टर मैरिज और अब आपका पासपोर्ट और आईडी कार्ड ये बता रहा है, तो दोनों सूरतों में कोई इशू नहीं आएगा। लेकिन मेक श्योर करना कि जहाँ भी लिखा था कि व्हाट्स योर फर्स्ट नेम, तो जो अभी आपने अडॉप्ट कर लिया या जो आपने शादी के बाद अपना पासवर्ड बना लिया नए नेम के साथ, तो अपनी इन्फॉर्मेशन सारी वो देनी है फर्स्ट नेम और सर नेम के साथ। लेकिन जहाँ पे सेकंड पैराग्राफ में जाके पूछेंगे कि डिड यू चेंज योर नेम बिफोर, या आपका व्हाट वाज योर नेम बिफोर द मैरिज, तो ये मेडन नेम क्या था, तो उस सूरत में आपने वो डिग्री वाले जो कागज़ों वाले डॉक्यूमेंट्स हैं नाम वो बताने हैं। नंबर सेकंड ये था कि आपके भाई यहाँ पे ब्रिटिश सिटीजन हैं, उनकी वाइफ यूके में आना चाहती हैं, लेकिन सेम टाइम शी वांट टू कैरी ऑन हर स्टडी इन पाकिस्तान या अब्रॉड, तो यस वो यहाँ पे आ सकती हैं, वापस जा भी सकती हैं। लेकिन एक कंडीशन ये है कि जब वो यूके में एज ए स्पाउस इंटर हो जाएंगी, फ्रॉम दैट डे टू उनके पास सिर्फ 90 डेज़ होंगे फॉर ईच ईयर टू गो टू द आउट ऑफ द कंट्री। वो अगर 90 डेज़ वो एक कंट्री में गुजार लें, 3 में गुजार लें, ये पॉसिबल नहीं है कि वो 90 डेज से ज़्यादा गुजारें और फिर डिफरेंट कंट्री में गुजारें। सो मेक श्योर करना कि उनको 9 मंथ इन 1 ईयर शी मस्ट हैव टू स्पेंड इन द यूके। अगर आपका 9 महीने यहाँ पे रह के उनकी स्टडी डिस्टर्ब नहीं होती तो येस वो अप्लाई कर लें, वरना जो ये 2 साल या साल गुजारेंगे तो वो आपने पैसे लगाएंगे, कोई वर्थ नहीं करता। या यस अगर वो आना चाहती हैं आ जाएं, या आप ये चाहते हो कि उनका मतलब उनके लिए फ़्लेक्सिबिलिटी हो, अगर आना भी चाहें तो आ भी सकती हैं, जाना भी चाहें वहाँ जा भी सकती हैं, तो यस वो 2 साल ऐसे अपने जो कैरी ऑन करेंगी अपने ट्रैवल को। लेकिन जब 2 साल के बाद एक्सटेंशन आएगी तो फ्रॉम दैट डेट से फिर उनको 5 साल पूरे करने पड़ेंगे।
एक इसमें फ़ायदा ये है कि आप यस वो अपने रिलेशनशिप को भी कैरी ऑन कर सकते हैं और अपनी स्टडी भी कैरी ऑन कर सकते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, अगर बजाय इंडेफिनिट 5 साल के बाद मिलने के 7 साल मिल बाद मिल जाएगा। या दूसरी सूरत ये है कि आप अप्लाई ना करें और 2 साल बाद अप्लाई करेंगे तो फिर भी 7 साल के बाद ही मिलना है, लेकिन आपके सिर्फ ये पैसे बच जाएंगे कि जो आपने फ़ीसें वगैरह पे करनी वन टाइम। लेकिन ऑन अदर हैंड ये है कि अगर आप ये सपोज करें पैसे पे करते हो विच इज़ समथिंग अबाउट 3000 4000 टू द NHS या होम ऑफिस फीस या सोलिसिटर, तो फिर उसका ये फ़ायदा कम से कम 2 या 2.5 साल का आपके पास एक फ्लेक्सिबल टाइम होएगा, लिबर्टी होगी कि जब मर्ज़ी जाएँ जब मर्ज़ी आ सकें। लेकिन आप ये बता सकते हैं कि हमने रिलेशनशिप को भी कैरी ऑन करना चाह रहे हैं, साथ स्टडी भी, लेकिन वी नॉट इंटेंड टू बी अप्लाई फॉर द इंडेफिनिट आफ्टर 5 years, सो वी कैन अप्लाई वन फर्दर एक्सटेंशन, देन वी कैन अप्लाई फॉर द इंडेफिनिट। तो मेरे ख्याल में कोई इशू नहीं आएगा। और फोर्थ सवाल ये था कि क्या जो स्पाउस फिज़िकली आर्ट्स होता है, क्या जो एकेडमिक है, क्या वो यूज़ हो जाएगा। अब देखें आर्ट्स की 3-4 डिफरेंट वो उनकी रेगुलेटरीज़ हैं। नंबर आइल्स के लिए वो कहते हैं कि या तो आप एकेडमिक कर रहे हो वो एजुकेशन के लिए यूज़ होता है आपका, जो जर्नल करते हो वो आम वीज़ों के लिए होता है, लेकिन जो स्पाउस के लिए है वो विद UK VA रेफरेंस नंबर होना चाहिए। आप ये चेक कर लें कि अगर आपने आइल्स पास किया हो, वो बेशक एकेडमिक हो या जनरल हो, लेकिन विद UK VA रेफरेंस नंबर के साथ है, तो उनकी रिक्वायरमेंट जो A लेवल जो A1 की है वो जो बिल्कुल बॉटम लाइन पे आता है, और उसके बाद A2 है, फिर B1 B2 C1 C2। तो अगर आपने B1 भी पास कर लिया है जो कि रिक्वायर आपको A1 की थी, तो मेरे ख्याल हायर अगर नंबर ले लिए तो इसमें कोई इशू नहीं होना चाहिए, वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन मेक श्योर करने वाली बात यह है कि उसमें UK VA रेफरेंस नंबर के साथ हो, और आइल्स जो रेगुलेटरी बॉडी है उसकी वो उसको एग्जामिनर होना चाहिए। तो यस आप अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। रियाज भाई, मेरे 2-3 सवाल हैं। इन सवालों से शायद किसी को अच्छी गाइडलाइन भी मिली और मेरा भी आपको मसला है। पहला सवाल मेरा ये है कि मेरे पास परमानेंट सेटलमेंट है, तो आया कि मैं इसके बाद पाकिस्तान में कितना अर्सा रह सकता, एक तो ये सवाल है मेरा। ठीक। दूसरा सवाल ये है कि मेरा बेटा मुझ पे डिपेंड कर, क्या वो शादी के लिए अगर जाता है तो शादी करता है तो अपनी वाइफ को इन टाइम बुला सकता है या 5 साल के बाद बुलाएगा? आप पे डिपेंडेंट क्यों है वो? जी आप पे डिपेंडेंट क्यों है? आप ब्रिटिश सिटीजन हैं, उनकी नेशनलिटी क्या है? मेरी नेशनलिटी जो है वो स्पेनिश है और मेरे बेटे की नेशनलिटी जो है वो पाकिस्तानी। ठीक, वो यूरोपियन डिपेंडेंट आपके ऊपर, राइट? जी वो मैं यूरोपियन हूँ, वो मुझ पे डिपेंडेंट है। ठीक, यूरोपियन में, ठीक। हाँ जी। और तीसरा सवाल ये है कि मेरी एक भतीजी है, वो भी डिपेंडेंट है अपने बाप पे, लेकिन उसकी हम शादी करना चाहते हैं, क्या वो उसकी शादी कर सकते हैं? अभी आए हुए उनको 2-4-6 माह हुए हैं। ठीक, तो ये मेरे प्लीज सवालों का जवाब दे दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ओके जी। ओके, पहला सवाल हम बात करते हैं ILR की। अगर किसी बंदे के पास UK के अंदर सेटलमेंट वीज़ा हो या इंडेफिनिट लीव टू रिमेन हो, तो इसका मतलब ये है कि उसके पास यहाँ पे कोई लिमिट नहीं है। ILR का मतलब ये है, इंडेफिनिट लीव का मतलब कि आपके पास एक परमानेंट स्टेटस यहाँ पे मिल गया। जो ब्रिटिश सिटीजन की बेस पे मिलता है उनको ILR मिलता है, जो यूरोपियन की बेस पे मिलता है उनको परमानेंट सेटलमेंट मिलता है। इन दोनों का मीनिंग यही है कि यस अब आपके पास राइट है कि जब आप यहाँ पे रह सकते हो, काम कर सकते हो, उसके बाद यहाँ से ट्रैवल कर सकते हो। लेकिन एक कंडीशन होती है कि अगर आपका ILR है, तो अगर आप 2 साल से ज़्यादा आपका UK के अंदर गैप आता है तो वो आपका ILR कर्टेल हो जाएगा ऑटोमेटिकली। लेकिन ऑन द अदर हैंड ये कुछ केसेस में देखा गया है कि अगर कोई बंदे यही करते हैं कि 6 महीने साल 1.5 साल बाद रहे, फिर 2 महीने के लिए आ गए, फिर चले गए, फिर 2 साल बाद रहे, फिर महीने के लिए आ गए, तो उनको भी हम उसके पास राइट है कि वो उसको कर्टेल कर सकते हैं। जो तो 2 साल आते ही नहीं वो तो ऑटोमेटिक कर्टेल हो जाएगा, लेकिन जो मतलब कंस्टेंट कॉन्टीन्यूसली आउट ऑफ कंट्री से ज़्यादा करते हैं, यहाँ पे सिर्फ अपनी स्टैम्प लगाने के लिए आएंगे, तो उनके लिए भी हम उसके पास राइट है कि उसको कर्टेल कर दें कि भाई हमें लगता है कि आपके पास परमानेंट PR था यहाँ पे, लेकिन आप 18 महीने बाहर रहते हो, फिर महीना आए स्टैम्प की, फिर दोबारा चले गए 18 महीने के लिए, तो हमें लगता है कि आपको इसकी या इस स्टेटस की रिक्वायरमेंट नहीं है, ना आपको ये इंटेंशन है, लिहाजा हम इसको कर्टेल करते हैं। फिर अपील करनी पड़ेगी, दैन ज़्यादा पार्ट के वो कैसे हम उसको जस्टिफाई करते हैं। बट हम उसके पास एक प्रोविज़न
इंटेलिजेंस या उनके पास एक डिस्कशन है, दे हैव अ राइट, दे कैन कैंसिल लीव अगर आप ज़्यादा वहाँ स्टे करते हो। तो आइडियली अगर आपने 6 महीने जहाँ पे रह रहे हो, 6 महीने अब्रॉड रहते हो तो समझ आ रही है, आप साल जहाँ पे रहे, साल वापस चले गए, साल वो भी समझ आ रही है, थोड़ा सा बैलेंस होएगा तो जस्टिफाइबल हो जाता है। लेकिन अगर नहीं है तो फिर अनफॉर्चुनेटली उस पर कोई भी रिएक्शन हो सकता है बाय द होम ऑफिस। अब सेकंड सवाल ये था कि अगर आप या आपका भाई दोनों यहाँ पे यूरोपियन हैं और आपका बेटा और आपके भाई की बेटी जो है वो दोनों आपके यूरोपियन डिपेंडेंट हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके वो डिपेंडेंट हैं। जो डिपेंडेंट होता है वो अपना कोई राइट्स या अपने एप्लीकेंट के कोई राइट्स थर्ड बंदे को आगे पास ऑन नहीं कर सकता। आप इस स्टेज पे बैठे हैं, आपने यूरोपियन की बेस पे अपने बच्चे को बुलाया, अब बच्चा किस बेस पे बुलाएगा अपनी वाइफ को, या जो आपके भाई की बेटी है वो किस बेस पे बुलाएगी आपके अपने पार्टनर को या अपने हस्बैंड को। इसका मतलब ये है कि जो डिपेंडेंसी है वो पास ऑन नहीं हो सकती। अब दोनों बच्चों को जब तक यहाँ पे स्टेटस नहीं मिलता या पीआर नहीं मिलती, तो उनके लिए अगर अपने वो शादी करते हैं और बच्चों को बुलाना पड़ता है तो ये उनके लिए अनफॉर्चुनेटली मुश्किल होएगा। उसकी मेन रीज़न जो सिंपल वर्ड में देखा जाए तो जो डिपेंडेंसी है वो ट्रांसफर ये पास ऑन नहीं हो सकती। और नंबर 2 ये है कि लॉ के मुताबिक जो यूरोपियन डिपेंडेंट है वो सिर्फ डायरेक्ट फैमिली मेम्बर को ही स्पॉन्सर कर सकते हैं। स्पेशली जो कि दिसंबर 2020 के बाद के जो ब्रेग्जिट के रूल्स अप्लाई हो रहे हैं उसके मुताबिक ये है कि अगर आप कोई बंदा किसी को बुलाना चाहेगा तो वो सिर्फ़ और सिर्फ यूरोपियन पर्सन अपने वाइफ को, अपने बच्चों को और अपने पेरेंट्स को बुला सकता है, और वो भी उसकी डिलीवरी डेट जो है 30 मार्च है। और उसके बाद क्या आएगा, ये बल्कि दिसंबर में ख़त्म होनी थी लेकिन उन्हें आगे हो गई क्योंकि बैकलॉग काफ़ी था, इस वजह से नहीं हुआ। लेकिन अब जो लोग शादी करेंगे या यूँ समझ लें कि जो 1 जनवरी 2021 के बाद जो शादी करेगा उन तमाम के ऊपर जो लॉज अप्लाई होंगे वो ब्रिटिश लॉज अप्लाई होंगे। इवन जो यूरोपियन जहाँ पे रह रहे हैं, अब अगर यूरोपियन जहाँ पे रह रहे हैं और शादी करते हैं किसी थर्ड कंट्री में या थर्ड वर्ल्ड कंट्री लगा लें या आउट ऑफ यूके से किसी और नेशनल के साथ शादी करते हैं, तो उनके लिए वो तमाम वो लॉज होंगे या वो तमाम रिक्वायरमेंट पूरी करनी होंगी जो एक ब्रिटिश सिटीज़न ने अपने स्पाउस को बुलाने के टाइम पूरी करनी है। पहले तो ये था कि यूरोपियन हैं तो आपको इनकम थ्रेशोल्ड रिक्वायर्ड नहीं था, इंग्लिश रिक्वायर्ड नहीं थी, अब ये दोनों सूट आपको कंडीशन पूरी करनी पड़ेंगी। इसलिए जो आपने अपने बारे में या आपके बेटे के बारे में या आपके भाई की बेटी के बारे में पूछा है, इन दोनों पे वो तमाम चीज़ें इम्प्लीमेंट होंगी वो जो कि क्योंकि उनकी शादी भी हुई नहीं, अब दोबारा शादी करेंगे तो यस, और वो भी आपके डिपेंडेंट हैं, तो आइडियली जब तक उनके पास सेटल स्टेटस नहीं आता वो अनफॉर्चुनेटली किसी को आगे अपने स्पाउस को स्पॉन्सर करना उनके लिए मुश्किल हो जाएगा। आपकी कॉल का शुक्रिया लेते हैं। नेक्स्ट कॉल जी फरमाइए। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम जी। सर जी मैं लास्ट वीक भी क्वेश्चन किया सी ते ਤੁਹਾਡਾ ਕਸੂਰ ਨਹੀਂ ਲੇਕਿਨ ਤੁਸੀਂ ਅੰਡਰਸਟੈਂਡ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਕੀਤਾ। अच्छा जी। ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ ਅਸੀਂ ਲੈ ਲਈ ਹੈ 2018 ਵਿੱਚ अपने को IL आ रहा 2018, ठीक फिर जी ਜੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨੀ ਹੈ ਅੱਗੋਂ ਸਾਨੂੰ 2022 ਦੇ ਜੂਨ ਵਿੱਚ ठीक ਸਾਡਾ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ठीक ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦਾ ਯੂਕੇ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਟੈਸਟ ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ B1 ਜਿਹੜਾ ठीक भाईजान। ਤੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਦੋਂ ਅਪਲਾਈ ਕਰੀਏ ਜਦੋਂ 10 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣ ਜਾਂ 28 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰੀਏ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਮਟਾਈਮ ਕੋਈ ਸੋਲਿਸਿਟਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ चलो ओके, मैंने शॉर्ट रख दें। अच्छा ये मैं सवाल देना, अपन ਨੂੰ ਪਹਿਲੋਂ फर्स्ट टाइम वीज़ा कदों मिले सी भाईजान? 2012 ਵਿੱਚ ਲੱਗਾ ਸੀ ਜੂਨ ਵਿੱਚ। जून की किहड़ी डेट ਨੂੰ जी? ਜੂਨ 2012 ਵਿੱਚ ਜੂਨ ਦੀ 29 29 ਭਾਈਜਾਨ। ਇੱਕ ਲਾइन ਦਾ ਆਨਸਰ है कि ਤੁਸੀਂ जनाबे वाला 30 जून 2022 ਨੂੰ वीज़ा अप्लाई करना प्लीज़। 12 ਵਿੱਚ ਸਰ ओके नहीं, 30 जून 2022 च आप अप्लाई करना वीज़ा भाईजान, नैशनलिटी अप्लाई करनी है। हेलो, कोई और सवाल आपका है मेरे भाई?
ਜੀ ਔਰ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤੇ ਠੀਕ। ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵੀ ਥੋੜੀ ਮਾਲੂਮਾਤ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਬੱਚੀ ਬੱਚਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨੈਲਿਟੀ ਲੱਭ ਜਾਏਗੀ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀ ਤੁਹਾਡੇ ਬੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਨੈਸ਼ਨਲਿਟੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਿਲੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਲੱਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ही, और सेम ਉਹਦਾ प्रोसीजर। ओके, मैं ख्याल टाइम आप मुझे फिर बताएं कि मैं सवाल मेरा ये था कि आपको कैसे मिली है 10 साल की बेस पे कि या आपने कोई और काम था, किस कौन था मेन एप्लीकेंट था आपके केस में? बाद हमें 2022 में इस ईयर जून में 10 ईयर पूरे हो जाने हैं, तो हमने नेशनलिटी अप्लाई करनी है। ओके ठीक है, राइट। आई थिंक टाइम हुआ ब्रेक का, मैं जो आपका आंसर है वो ब्रेक के बाद देता हूँ जी। हेलो, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक, लेते हैं कॉल जी, फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम गुल भाई, मेरा एक सवाल था विजिट वीज़े के मतलब जी क्या मैंने उसको थोड़ा गूगल पे चेक किया था कि जब यूके के लिए विजिट वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसमें ये हेल्थ इंश्योरेंस जो है, ट्रैवल इंश्योरेंस, ये कंपलसरी है या नहीं है? सही। उसमें लिखा हुआ है कि यूके वीज़े के लिए जो है हेल्थ इंश्योरेंस की कोई वो मैंडेटरी नहीं है, लेकिन अगर आप लगाना चाहें तो आपकी मर्जी है। तो मैं ये कंफर्म करना चाहता था कि रूल्स क्या हैं इसके। जी बिल्कुल ठीक, आपका जो कंसेप्ट है वो क्लियर है। अगर आप यहाँ पे दो डिफरेंट चीज़ें हैं, नंबर वन कि जो भी यूके के अंदर पॉइंट बेस सिस्टम पे, स्पोर्ट्स वीज़े पे या किसी और कैटेगरी में यूके में आते हैं, तो जब एप्लीकेशन करते हैं तो उनसे वो IHS जिसको हम बोलते हैं इमिग्रेशन हेल्थ सरचार्ज, वो चार्ज कर लेते हैं। लोग कॉमन इसको NHS फीस कहते हैं, लेकिन वो IHS के नाम पे उसका प्रॉपर एब्रीविएशन है। तो वो एप्लीकेशन ऑटोमेटिक जब फिल करते हो तो वहाँ से चार्ज हो जाता है। लेकिन जो विज़िट वीज़ा है उसके लिए ना तो वो NHS आपसे चार्ज करते हैं और ना वो आपसे डिमांड करते हैं कि आप अपनी मेडिकल इंश्योरेंस करवाएं। ये आप पे डिपेंड करता है, आपने करवानी करवाएं, वरना इज़ नॉट मैंडेटरी, ना कोई वो लॉ के मुताबिक रिक्वायर्ड है। और करवा लें चाहे तो वेल एंड गुड, लेकिन उसकी रिक्वायरमेंट नहीं है जो आपका सवाल था। इसलिए आपको बिल्कुल आपका जो कंसेप्ट है बड़ा ठीक है, वो क्लियर है कि उसमें रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई इशू नहीं। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल जी, फरमाइए। हेलो, अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम जी। सर जी, क्वेश्चन ये है कि ब्रदर उसके पास और उसकी फैमिली के पास इटाली नेशनलिटी है, तो वो इटली से यहाँ आना चाहते हैं, तो क्या स्टिल पॉसिबल है? ओके राइट। जो ब्रेग्जिट के लॉज हैं वो दिसंबर तक थे, जो लोग यहाँ पे पहले थे, और उसके बाद स्पेशली जून तक गए। लेकिन अगर कोई बंदा अब कोई यूरोपियन यहाँ पे आके सेट होना चाहता है तो उनके लिए सिर्फ उनको आने की, यहाँ पे सैर करने की परमिशन है। लेकिन अगर वो काम करना चाहता है, यहाँ पे सेटल होना चाहता है, तो उनको फिर नए लॉज जो भी हैं उसके मुताबिक काम करना पड़ेगा। ऑटोमेटिक जो यूरोपियन के पास राइट था कि यूके में आएँ और यहाँ पे काम स्टार्ट कर दें, वो अब एनी मोर जो अपॉर्चुनिटी है वो फिनिश हो गई है। इसलिए जिससे भी आपके दोस्त हैं ना, उनसे चाहिए कि वो प्रॉपरली किसी डिस्कस कर ले, या उसके पास क्या एबिलिटीज़ हैं कि वर्क पे आना चाहता है यहाँ पे या किसी और कैटेगरी के अंदर। लेकिन अगर जनरल बोला जाए, जैसे सवाल हो आपका कि क्या जो यूरोपियन है वो अंडर यूरोपियन लॉ यहाँ पे काम कर सकते हैं आके, अब वो उनके पास ये जो अपॉर्चुनिटी थी वो एनी मोर एग्जिस्ट नहीं करती। आपकी कॉल का शुक्रिया। और कॉल सेकंड कॉल लेने से पहले मैं वो जो हमारे दोस्त ब्रेक से पहले उनका सवाल था वो थोड़ा सा माइंड भी ना कर जाएं। हम चाहते हैं कि क्योंकि हमारा जो मकसद है वो थोड़ा सा दोस्तों को या हमारे जो व्यूवर्स हैं उनको थोड़ा सा फैसिलिटेट करने का है। उस बाइक के लिए मैंने लास्ट भी कहा था और शायद मुझे याद पड़ता है कि 2 दफ़ा मैं एडवाइस कर चुका हूँ कि अगर आपका कोई वीज़ा एक्सपायर ना हो रहा हो, या जैसे जिस हालात में वो एप्लीकेशन करना चाह रहे हैं ऐसे नेशनलिटी की, तो वो अपने 10 साल पूरे करने पे अप्लाई करेंगे। उन पे 2 शर्तें हैं। एक, जब से उन्होंने एप्लीकेशन डालनी है वो उसमें कम अज़ कम उन्होंने 10 साल लीगल यहाँ पे गुजारे हों।
अगर उनको जो मुझे आपने बताया था कि आपको 29 जून 2012 को वीज़ा मिला था, आपको यहाँ पे फर्स्ट टाइम वीज़ा मिला था, फिर एक्सटेंशन होती गई, फिर आपको इंडेफिनिट मिल गया। अब आपको जो नेशनलिटी अप्लाई होनी है वो 12 से 10 साल जो बनते हैं वो 29 जून 2022 को बनते हैं। तो इसलिए अगर 1-2 दिन ऊपर कर लेंगे, जैसे आप 30 को अप्लाई कर देंगे या 1 जुलाई को अप्लाई कर देंगे तो वो ज़्यादा बेहतर होएगा, लेकिन 30 जून से पहले अप्लाई नहीं करना चाहिए आपको। ये कैटेगोरिकली मेरा एक आंसर है। सेकंड आपका सवाल ये था कि अगर मेरे कोई फैमिली मेंबर, जो कि आपने बोला शायद बेटी या बेटा शादी करने जा रहा है, तो उसके पास क्या राइट होएगा, उसके डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे। अगेन जो भी स्पाउस वीज़े पे यूके में आएगा, स्पाउस का मतलब ये होता है कि अगर वन ऑफ द पार्टनर यूके के अंदर इंडेफिनिट वीज़े के ऊपर है, परमानेंट सेटल वीज़े के ऊपर है, या उसके पास नेशनलिटी है, और जब वो अब्रॉड में ही कहीं शादी कर रहा है तो अपने स्पाउस को बुलाएगा तो उस पर डॉक्यूमेंटेशन क्या है। पहला रिक्वायरमेंट ये कि उसके पास कम से कम 18,600 पाउंड की इनकम होनी चाहिए। नंबर 2, इनके पास सफिशिएंट अकोमोडेशन हो। नंबर 3, इनका जब मैरिज होएगी और मैरिज के डॉक्यूमेंट्स होंगे। थर्ड, जो एप्लीकेंट होएगा उसके पास आइल्स का एग्ज़ाम पास करना है। और नंबर 5, इनका कि इनकी आपस में दोनों की कम्युनिकेशंस कैसे हो रही है। और आपका एक और रेलेवेंट सवाल ये था कि उनकी शादी होती है और आपकी जो बेटी अगर वहाँ पे अब्रॉड में जाके वहाँ सेट हो जाए, और क्या नेशनलिटी के बाद, और उस वक्त बच्चा पैदा होगा तो उसकी पोजीशन क्या होएगी। इसमें फिर एक और नया लॉ आएगा। वो लॉ ये कहता है कि अगर तो पेरेंट्स ने खुद अपनी नेशनलिटी अर्न की हो और वाइल ही और शी इज़ लिविंग इन आउट ऑफ द कंट्री और वहाँ पे भी पैदा हो, तो ऑटोमेटिक वो नेशनलिटी ट्रांसफ़र हो जाएगी। लेकिन अगर किसी भी फ़र्द को या पर्सन को जो नेशनलिटी है अपने पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होती है और वो आउट ऑफ कंट्री जाके सेटल हो जाते हैं और वहाँ पे उनके बच्चा पैदा होता है, क्योंकि उनको इनहेरिटेड ये मिली है नेशनलिटी, तो वो अपने ऑन पास ऑन नहीं कर सकते। ठीक, इसलिए अगर मेरे भाई, मेरा ख्याल है कि मेरी फीलिंग है कि बार बार अगर सवाल आएंगे, जनरल तो बता दिया अपने के साल के बाद अप्लाई कर लें, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स बता दिए कि अपने स्पॉन्सर के अप्लाई करने हैं, लेकिन जो बाकी चीज़ें हैं कुछ टेक्निकल्स भी होती हैं, तो इसलिए बेहतर होगा कि अब जो भी आपने अप्लाई करना हो, जिस वक्त वो क्वालिफाइड करें या शादी हो जाए अप्लाई करें, तो उस वक्त आप किसी भी लोकल वकील के पास चले जाएँ। हमारे पास आना जाए वेलकम, लेकिन अगर हमारे पास अगर दूर हैं या कहीं आपका कन्वीनियंट नहीं है आपके लिए या कंफर्टेबल फील नहीं कर रहे हैं, तो आप किसी भी लोकल वकील के पास जाके उनसे डिस्कस कर लें या खुद स्टडी प्रॉपर्ली कर लें। लेकिन फिर ये गिला ना हो कि शायद वहाँ पे आवाज़ ठीक नहीं आई या बताया नहीं गया, या फिर क्योंकि एक एप्लीकेशन जो स्पाउस वीज़े की है, जो उसकी फ़ीस कम से कम 3,500 अराउंड आ रही है, तो उसके बाद फिर आप पैसे तो एक ज़ाये होने का डर होता ही है अगर एप्लीकेशन सही ना हो। लेकिन डर ये होता है कि जब फिर वो रिफ्यूज़ल लगता है तो फिर नई अगली एप्लीकेशन में भी उसके थोड़े बहुत असरात लाजमी रहते हैं अगर कोई ज़्यादा बड़ी मिस्टेक ना की हो तो इसलिए मेरी एक इंतहाई हम्बल रिक्वेस्ट होगी आपसे, या तो अब खुद कॉन्फिडेंट हो जाएं पढ़ के लेकिन या सुन के, लेकिन या फिर किसी से डिस्कस लाजमी कर लेना ताकि आपकी एप्लीकेशन में कोई प्रॉब्लम ना आए। तो लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। जी वालेकुम अस्सलाम। जी जी बिल्कुल, मेरा क्वेश्चन था कि मैं ब्रिटिश सिटीजन हूँ और मेरी फैमिली का इंडेफिनिट है जुलाई 2021 में। अब नेक्स्ट इंशाल्लाह दिस ईयर उनका इंडेफिनिट दोबारा अप्लाई करना है। ठीक है। लेकिन मेरी फैमिली ने B2 टेस्ट जो था वो फरवरी 2020 को दिया था, जो कि 2 साल पूरे हो जाए। मुझे ये बता दीजिए उसकी कोई एक्सपायरी होती है या नहीं, यानी जुलाई में जब उन्होंने अप्लाई करना है तो वो ही चलेगा या कि नया टेस्ट देना पड़ेगा? जो B1 वाला किया मेरे भाई? जी जनाब, जो B1 वाले की बात करते हैं या लाइफ इन यूके वाला टेस्ट? नहीं जी, B1 दिया, लाइफ इन यूके में B1 फरवरी। B1। और ये जब आपने लास्ट में इंडेफिनिट अप्लाई किया था उसमें यूज़ किया था वो सर्टिफिकेट? जी जी। ओके राइट। ओके मेरे भाई, जो लो अगेन इमिग्रेशन रूल्स ये कहते हैं कि अगर आपने जो सर्टिफिकेट इंडेफिनिट के वक्त अप्लाई किया था, अगर वो एक्सपायर भी हो जाए तो आप उसी के ऊपर रिलाई कर सकते हो फॉर द नेशनलिटी एप्लीकेशन के लिए। आपने एग्ज़ाम पास किया B1, उसको आपने इंडेफिनिट के टाइम अप्लाई किया और उस सर्टिफिकेट को बेस करते हुए या उसको रिलाई करते हुए, एक्सेप्ट करते हुए होम ऑफिस ने आपको ये इस्टेब्लिश कर लिया कि यस यू हैव अ सफिशिएंट नॉलेज ऑफ इंग्लिश, और उसके बाद आपको उन्होंने इंडेफिनिट ग्रांट कर दिया।
अब उसका अगर टाइम बार हो भी जाए तो वो नेशनलिटी के लिए आप उसको वैलिड यूज़ करते हैं। लेकिन सम हो आई एम सॉरी इज़ नो डिफेंसिव, लेकिन हमें हमारी ख्वाहिश ये होती है कि जो एडवाइस करें कम से कम वो किसी तरीके से भी आपको कोई नुकसान ना कर सके। देख लें अगर कोई ज़्यादा हार्म नहीं हो रहा तो मेरे ख्याल में ये 70-80 पाउंड में दोबारा भी बुक कर लें, पहले भी पास किया हुआ है वो पास हो जाएगा। सम टाइम क्या होता है कि अगर मतलब एज ह्यूमन बीइंग कोई बंदा फ़ौरन टिक करता है तो शायद वो कहे कि नहीं जी आपका ये पास नहीं है या हमने रिलाई नहीं किया, वो टिक बॉक्स में आके कोई मसला करे, फिर आपकी नेशनलिटी भी लेट हो जाएगी या कोई मसला बनता है तो कम से कम फिर आपको जस्टिफिकेशन देनी पड़ेगी। अगर आपको जो सर्टिफिकेट है उसकी डेट एक्सपायर हो जाए बिफोर यू मेड एप्लीकेशन फॉर द नेशनलिटी, तो फिर मेरे ख्याल एज ए डिफेंसिव एडवाइस होएगी, लेकिन एडवाइस होएगी कि प्लीज़ आप दोबारा भी कार पास कर लें तो कोई हर्ज नहीं है। लेकिन इमिग्रेशन रूल्स क्लियर हैं कि अगर आपने जो सर्टिफिकेट इंडेफिनिट के टाइम अप्लाई किया था, उस पर अप्लाई किया था, आप उसी सर्टिफिकेट को दो उसके एक्सपायर हो गई डेट, आप उसको नेशनलिटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपकी कॉल का शुक्रिया, लेते हैं नेक्स्ट कॉल। जी फरमाइए। अस्सलाम वालेकुम रियाज साहब। जी वालेकुम अस्सलाम मेरे भाई। रियाज साहब, सबसे पहले तो थैंक यू आप लोगों का, आपका इंफॉर्मेशन जितनी भी प्रोग्राम की जितनी है हेल्पफुल है, मेरी इमिग्रेशन आसान से आसान होती जा रही है। बड़ी मेहरबानी तो सर, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। वेलकम सर। अब मैं अपने सवाल की तरफ आ जाऊं प्लीज़। मेरी स्पाउस का ILR हुआ है सर दिसंबर 20 में 20 में है 21 में सर, दिसंबर 21 में ठीक। ILR, और मैंने अपनी नेशनैलिटी एक्वायरी है जनवरी 22 में, यानी अभी इसी वीक। ठीक। और इसके लिए वही बात विनस टीवी का थैंक यू कि ये एप्लीकेशन इनके हेल्प के साथ मैं डाल रहा हूँ। ठीक। अब मैं ये चाह रहा था कि अपनी जो स्पाउस है उनका मैं ब्रिटिश सिटीजन नेचुरलाइजेशन अप्लाई कर दूं। तो जिस वक्त उनका ILR हुआ था उस मेरे पास ILR था, मुझे नेशनैलिटी अभी मिली है जनवरी में। और इसके साथ मेरे 3 बच्चे हैं, मैं उनकी एप्लीकेशन में, उसकी एप्लीकेशन में उन 3 बच्चों को ऐड करना चाहता हूं जिनके पास लीव टू रिमेन है। उनके पास ILR नहीं है बच्चे पास। ओके। तो काइंडली मुझे इसमें गाइड कीजिएगा कि इसको तारक साहब जो है ना वो कहते हैं फैमिली नेचुरलाइजेशन एप्लीकेशन। और जो बच्चे हैं उन्होंने उन बच्चों ने बाद में ज्वाइन किया था? नहीं सर, अच्छे थे लेकिन उनका ILR नहीं करवाया। ILR सिर्फ मिसेज का करवाया था सुपर प्रायोरिटी पर। ठीक। तो बच्चों का ILR नहीं अप्लाई किया था, इसलिए कि उन नेशनैलिटी की एप्लीकेशन में उनको ऐड किया जाएगा। और बच्चे यहाँ पैदा हुए, बच्चे यहाँ पैदा हुए थे? पाकिस्तान में पैदा हुए थे। ओके, देखिए अगर जिस भी आप दोस्त का नाम ले रहे हैं या हमारे किसी कोलीग का या किसी सॉलिसिटर का, मैं किसी के भी एक्सपर्टीज़ को तो हम लोग चैलेंज नहीं करते, लेकिन लॉ के मुताबिक लॉ ये कहता है कि अगर बच्चे आप यहाँ पे रहते हैं और बच्चे आपके यहाँ पैदा हो जाएं और आपके पास इंडेफिनिट नहीं है, उसके बाद इंडेफिनिट मिलता है, तो आपके पास राइट है कि बच्चों की आप रजिस्ट्रेशन करवा के फिर उसके बाद आप उनकी नेशनलिटी अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आप UK में रह रहे हैं और आपके पास इंडेफिनिट है या आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, तो बच्चा पैदा होगा तो वो ऑटोमेटिक उसको ब्रिटिश पासपोर्ट के लिए अप्लाई किया जाएगा। लेकिन ऑन थर्ड जो कैटेगरी आती है कि आपके पास इंडेफिनिट भी नहीं है और आपके पास नेशनलिटी भी नहीं है और बच्चे अगर फॉरेन में पैदा होते हैं और उसके बाद वो यहाँ पे एज ए डिपेंडेंट आते हैं, तो जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है वो स्टेटली कि वो 5 साल पूरे करते हुए सेटलमेंट वीज़ा अप्लाई करेंगे जो इंडेफिनिट है, और उसके बाद वो नेशनलिटी की एप्लीकेशन करेंगे। मैंने शायद इसको डीपली देखा नहीं। अगर आप किसी हमारे ताक साहब का या किसी भी दोस्त का नाम ले रहे हैं, अगर वो आपको कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं, तो बिल्कुल आप उनसे एडवाइस भी ले लें और फिर मेरे ख्याल में अच्छा हुआ कि आप उनसे मिल लें ताकि वो आपकी कोई प्रॉब्लम ना आए। वीनस TV या जो हम दोस्त बैठे हैं, हम जस्ट एज ए वॉलंटियर आपको जस्ट जनरल इन्फॉर्मेशन देते हैं
और ऑफ कोर्स कि अगर किसी दोस्त ने हमारे ने कहा तो उसने बिल्कुल लॉ को पढ़ा होगा। मेरे ख्याल में फिर भी आप सेकंड ओपिनियन ले लें या उनसे तफसील से डिस्कस कर लें। बट आइडियली अगर आपके किसी भी सेटल स्टेटस से पहले बच्चे फॉरेन में पैदा होते हैं और यूके में आते हैं तो उनको आके यहाँ पे टाइम पूरा करने के बाद सेटलमेंट और उसके बाद नेशनलिटी एप्लीकेशन करनी पड़ती है। लेकिन क्योंकि मैं आपकी बात को या किसी भी दोस्त की बात को काउंटर नहीं करूँगा, अगर उनकी एडवाइस है तो फिर भी सेकंड ओपिनियन ले लें ताकि जब आप एप्लीकेशन करें आपको किसी किस्म की प्रॉब्लम ना आए। आपकी कॉल का शुक्रिया। आज का प्रोग्राम अख्ताम को जिन लोगों ने कॉल किया साहब उनका शुक्रिया। नेक्स्ट ट्यूसडे सेम टाइम मुलाकात होगी, तब तक मुझे इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।